यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लेक्चर 3। अभी तक मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जिसमें मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और उसके नेचर यानी तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका महत्व और उसकी क्या प्रकृति होती है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जाकर देख सकते हो। आज सीधे हम लोग इसके लेक्चर 3 में देखेंगे तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कैसा होता है, यानी कि स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बिना देरी के मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या होगा? तो तुलनात्मक राजनीति की क्या परिभाषा है, इसकी क्या प्रकृति है, अगर आपको ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां जाकर देख सकते हो, नोट्स ले सकते हो। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि इसकी परिभाषा को लेकर और इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद रहे थे, ठीक इसी प्रकार तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को लेकर भी विद्वानों के बीच में मतभेद रहे हैं और यह कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय बन गया है। तो इसके क्षेत्र को लेकर परंपरावादियों और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में गहरा मतभेद भी रहा है। परंपरावादी राजनीतिक शास्त्री और आधुनिक राजनीतिक शास्त्री के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अलग अलग होता है और इनके विचारों के बीच में मतभेद भी पाया जाता है। जिन ब्रांडल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में 2 विवाद सामने आते हैं और जिन ब्रांडल ने बताया कि तुलनात्मक राजनीति का जो स्कोप है, जो इसका विषय क्षेत्र है, इस संबंध में 2 विवाद होते हैं। पहला सीमा संबंधी विवाद और दूसरा मानकों तथा व्यवहारों के संबंधों का विवाद, यानी controversy over the boundary, and second one is controversy over the relationship of norms and behavior। तो ये कहना है जिन ब्रांडल का कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को लेकर 2 विवाद सामने आते हैं। इन दोनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है सीमा संबंधी विवाद, यानी कि कंट्रोवर्सी ओवर द बाउंड्री। ये क्या है? तो तुलनात्मक राजनीति में सीमा संबंधी जो विवाद है, ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण से जुड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने तुलनात्मक राजनीति को समझ लिया है, इसके नेचर को भी समझ लिया है। और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका विषय क्षेत्र है और इसके विषय क्षेत्र के संबंध में विवाद सामने आते हैं, जिसमें पहला विवाद है सीमा संबंधी विवाद। तो सभी राजनीति शास्त्री इस बात से सहमत है कि तुलनात्मक राजनीति का जो संबंध है राष्ट्रीय सरकारों से है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है 2 प्रकार से हम लोगों ने इसे समझा है। पहला हम लोगों ने देखा था कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है एक वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी है, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी के रूप में देखा है। तो इन दोनों में मैं बता चुकी हूँ किस तरह से तुलनात्मक राजनीति का जो नेचर होगा, जो प्रकृति होगा, वह न केवल एक देश की राष्ट्रीय सरकार और उसके आंशिक सरकारों का अध्ययन करेगी, बल्कि विश्व में मौजूद सभी राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करती है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है केवल पश्चिमी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी देशों का भी अध्ययन करती है, जिसमें राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ गैर राष्ट्रीय संरचनाओं का भी अध्ययन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक शास्त्री इस बात से सहमत है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राष्ट्रीय सरकारों से है, जिसमें सरकारी ढांचे के अध्ययन के साथ साथ सरकार के कार्यकलापों और गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन भी आवश्यक रूप से सम्मिलित रहता है। इस चीज को मैं इसके लेक्चर 2 के वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ, क्योंकि जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति होती है वह केवल पश्चिमी देशों का अध्ययन नहीं करेगी बल्कि गैर पश्चिमी देशों के भी संस्थाओं का अध्ययन करेगी, जिसमें केवल राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन बल्कि गैर राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संरचनाओं का भी अध्ययन होता है, जिसमें राजनीतिक क्रियाकलापों, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक सत्ता का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है तो लेक्चर 2 का वीडियो अब जाकर देखो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विवाद क्या आता है, हम अभी देख रहे हैं सीमा संबंधी विवाद, तो लेकिन यहाँ पे विवाद इस बात पर आता है कि ये जो राजनीतिक कार्यकलाप है इसका क्या अर्थ समझा जाएगा, इसका क्या यहाँ पे मीनिंग निकलेगा कि हम ये जो राजनीतिक कार्यकलाप का अध्ययन कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ये यहाँ पे एक विवाद सामने आता है। और दूसरा विवाद यह आता है कि सरकार की क्रियाओं की व्याख्या किस ढंग से की जाएगी, कि हम सरकार की क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम व्याख्या किस ढंग से करें। तो सरकार की व्याख्या करने के संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित है यहाँ पे, एक है कानूनी दृष्टिकोण और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण जिसे हम संस्थागत दृष्टिकोण के रूप में समझ सकते हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक एक करके डील कर लेते हैं। ओके, तो इन दोनों में से कौन से दृष्टिकोण को अपनाया जाए जिससे कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन क्लियर हो सके, उसके अध्ययन को हम और अच्छे से समझ सके, या भी एक विवाद का विषय बन गया है कि इन दोनों दृष्टिकोण में से किस दृष्टिकोण को अपनाएंगे। तो ये इसके विषय क्षेत्र के संबंध में सीमा संबंधी विवाद के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण?
तो देखिए, इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ संविधानों द्वारा स्थापित सरकारी संरचना का और संविधान द्वारा बनाए गए राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाता है। यानी कानूनी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम केवल संविधान के द्वारा जो स्थापित कोई संरचना है उसका अध्ययन करेंगे, या संविधान द्वारा कोई बनाया गया नियम है, कानून है, जिससे राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन हम तुलनात्मक रूप से कर सकते हैं। ये हो गया कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। इसमें तुलना जो होगी राष्ट्र सरकारों के आधार, संविधान और उसके कार्यकलापों की ही होनी चाहिए। यानी इसके अलावा, इन सब के अलावा किसी भी चीज के आधार पर हम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वो असंभव हो जाएगा। तो अगर हमें तुलना करना है तो संविधान को आधार मानना है या राष्ट्र सरकार को आधार मानना है। ठीक है, तो ये हो गई कानूनी या संस्थागत दृष्टिकोण, जिसके तहत तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक संरचनाओं का तुलना कर सकते हैं और राजनीतिक व्यवहारों को समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा आता है व्यवहारिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ कानूनी व्यवस्था का औपचारिक अध्ययन और तुलना करना पर्याप्त नहीं है। यानी अगर हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे, तो अगर हम तुलना करेंगे राजनीतिक संरचनाओं का या सरकारों का, तो वहां पे तुलना जो होगी केवल कानूनी संस्था के अनुसार नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे तुलना हमें कानून को आधार मानकर, संविधान को आधार मानकर नहीं करेंगे, वो पर्याप्त नहीं होगा। बल्कि किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था व्यवहारिक बनती है और राजनीतिक संस्थाओं का वास्तविक व्यवहार क्या और कैसा होता है, तो इन सब का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, यह व्यवहारवादी क्रांति के साथ जुड़ा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यवहारवादी क्रांति आ गई थी, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान की तरह यहाँ पे राजनीति को भी समझा गया था और व्यवहार से जोड़ा गया था, और जो भी राजनीति से जुड़े संरचनाएं हैं या जो भी चीजें रही थी, उनके व्यवहारिक पक्षों को यहाँ पे मौलिक रूप से समझा जाना काफी ज्यादा जरूरी माना जा रहा था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह से राजनीतिक संरचना का या राजनीतिक व्यवस्था का जो व्यवहार के रूप में वो परिणत हो रही थी, तो उन व्यवहारों को किस तरह से हम अध्ययन करते हैं, और इसका अध्ययन करने के साथ साथ हम किस तरह से राजनीतिक संरचनाओं को समझते हैं, यानी कि राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार क्या होते हैं, उसका हम तुलना किस प्रकार करते हैं, यह सब कुछ तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। यानी हम लोगों ने देखा कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अगर हमें अध्ययन करना है, तो सबसे पहला उसका जो विषय क्षेत्र होता है, इसके संबंध में विवाद जो आता है वो आता है सीमा संबंधी विवाद। यानी इसकी बाउंड्री को लेकर कंट्रोवर्सी होती है कि हम कहाँ तक इसके अध्ययन को हम साकार कर सकते हैं या कहाँ तक हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इसकी प्रकृति के अंतर्गत देखा था कि दो प्रकार से, एक वर्टिकल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल में हम लोगों ने देखा कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल एक ही देश में मौजूद राष्ट्रीय सरकार या अन्य सभी सरकारों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन से है, और दूसरा हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत देखा था एक ही देश में मौजूद राष्ट्रीय सरकार या विभिन्न सरकारों का अध्ययन नहीं, बल्कि विश्व में मौजूद सभी देशों की राष्ट्रीय सरकार और विभिन्न प्रकार की सरकारों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। इसलिए यहाँ पे सीमा संबंधी विवाद के अंतर्गत क्या आता है कि हम राष्ट्रीय सरकार के साथ साथ सरकार के कार्यकलाप और गैर राजकीय संस्थाओं का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन विवाद ये उत्पन्न होता है कि राजनीतिक क्रियाकलाप है, इसके अर्थ क्या होंगे और हम किस तरह इन प्रक्रियाओं का, इन क्रियाओं की व्याख्या किस ढंग से करेंगे, कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार करेंगे कि व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनुसार करेंगे। अगर हम कानूनी दृष्टिकोण को आधार बनाकर सरकारी क्रियाओं की व्याख्या करेंगे, तो इसके अंतर्गत हमें इसे केवल संविधान द्वारा बनाए गए राजनीतिक संरचना या संविधान के नियम द्वारा बनाए गए राजनीतिक व्यवहार का ही अध्ययन करना होगा। और अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे, तो इसके अंतर्गत हमें न केवल कानूनी दृष्टिकोण को अपनाना होगा, बल्कि इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से व्यवहारिक बन रही है, किस तरह से अन्य चीज उस पर डिपेंड हो रहे हैं और वह किस तरह से दूसरी चीजों को प्रभावित कर रही है, इससे व्यवहार कैसे सामने आ रहा है, क्या व्यवहार होगा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे सभी चीजों का तुलनात्मक रूप से विश्लेषण हो जाता है, अध्ययन हो जाता है यहाँ पे। इसलिए दूसरी दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना काफी ज्यादा जरूरी समझा जाता है। तो ये हो गया तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र का पहला पॉइंट कि सीमा संबंधी विवाद, कंट्रोवर्सी ओवर द बाउंड्री। अब हम लोग देख लेते हैं मानकों और व्यवहारों के संबंधों का विवाद, यानी किस तरह से कंट्रोवर्सी होती है नॉर्म्स को लेकर और बिहेवियर को लेकर। तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र संबंधी दूसरा विवाद बहुत ज्यादा जटिलताओं को हमारे सामने लेकर आता है, क्योंकि ये जो विवाद होता है मानक और व्यवहारों को लेकर होता है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड हो जाएंगे और व्यवहार यानी कि बिहेवियर को लेकर होता है। तो क्या होता है कि मानक के अंतर्गत कुछ नियम होंगे, कानून होंगे और कहीं ना कहीं प्रक्रिया आ जाती
रहती है। लेकिन समस्या यह उत्पन्न होती है कई बार राजनीतिक व्यवहार इन मानकों के अनुकूल हो जाता है, तो कई बार राजनीतिक व्यवहार इन मानकों के प्रतिकूल हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल यही आ जाता है, अनुकूल होगा तो क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा तो क्या होगा। तो तुलनात्मक राजनीति में यह भी देखा जाता है कि मानकों और व्यवहारों के बीच में कैसा संबंध रहा है, अर्थात राजनीतिक क्रिया से जुड़ा व्यक्ति मानक के अभिव्यक्त कानूनों का कितना पालन करेगा और कितना इसका उल्लंघन करेगा। तो ये सब कुछ भी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मानक का मतलब स्टैंडर्ड होता है, जिसमें कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं, क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कई बार तुलनात्मक राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, तो कई बार वह राजनीतिक व्यवहार जो होती है इन मानकों के अनुकूल होती है या इन नियमों के अनुकूल रहेगी, कानून के अनुकूल रहेगी। तो कई बार राजनीतिक व्यवहार इन नियम कानून के प्रतिकूल भी होती है। तो जब ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में मानक और व्यवहारों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, तो ये चीज यहाँ पे समस्या पैदा करती है कि इसका अध्ययन तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। अनुकूल होगा तो क्या होगा, प्रतिकूल होगा तो क्या होगा, कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल होगा। तो राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुकूल और प्रतिकूल होगी तो कैसा होगा, क्योंकि हम मानक और व्यवहार के बीच में संबंध को पढ़ रहे हैं ना, कि इनके संबंध कैसे होते हैं। जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए विषय क्षेत्र के संबंध में एक सवाल को पैदा करती है, एक समस्या को उत्पन्न करती है। और मानक और व्यवहार, यहाँ पे एक सत्य क्या भी है कि जो मानक और व्यवहार होता है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, ये कभी भी एक जगह पे टिके नहीं रहते हैं। इनमें कहीं ना कहीं कुछ समानताएं पाई जाती है, कहीं ना कहीं इनके बीच में गतिरोध, खिंचाव, तनाव भी होता रहता है। अतः तुलनात्मक राजनीति में मानक और व्यवहार का जो रिलेशन होता है काफी पेचीदा यहाँ पे देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि मानक और व्यवहार के राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि क्या स्टैंडर्ड यहाँ पे, लिमिटेशन यहाँ पे क्या बनाई गई है और राजनीतिक व्यवहार कैसे होंगे, इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा, ये इसको कैसे प्रभावित करेगी, कौन कौन चीजें राजनीतिक व्यवहार अध्ययन करने के अंतर्गत मानकों को प्रभावित करती है, मानक के अनुकूल है या नहीं। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को इन दो विवादों के विश्लेषण के आधार पर हम समझ सकते हैं और एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है या फैला हुआ क्षेत्र है। तो इसके विषय क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। तब जिन ब्रॉन्डर ने दो विवाद बताए कि सीमा संबंधी और मानक और व्यवहारों के संबंधों का विवाद। सीमा संबंधी जो विवाद उत्पन्न होता है राष्ट्रीय सरकारों के अंतर्गत होता है, और जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कौन से दृष्टिकोण को अपनाया जाए, कानूनी दृष्टिकोण को अपनाया जाए या फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए। और दूसरा यहाँ विवाद आता है मानक और व्यवहार को लेके, यानी मानक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यवहार मानक, यानी जो स्टैंडर्ड यहाँ पे एक बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए, उसको ये प्रभावित करेगी ही करेगी या कभी इसके अनुकूल भी रहेगी। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन यहाँ पे कायम होता है, जिनका अध्ययन हम तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है। ओके, तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति का जो चैप्टर है उसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, उसकी नेचर, उसके स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसको मैंने 3 पार्ट में करके बताया है, लेक्चर 1, 2 एंड लेक्चर 3। तो आज तुलनात्मक राजनीति का जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। ओके, आई होप कि अभी तक तुलनात्मक राजनीति को जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने लेक्चर के एंड पे चलते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा और आगे भी मैं इस तरह से वीडियोस को लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही, so थैंक यू वेरी मच।